भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कुछ इस तरीके के विषय स्वास्थ्य से संबंधित लेकर आते हैं जिससे कि आपको कुछ बीमारियों के बारे में जो है वो जागरूकता मिल सके, आप जान सकें कि कौन सी बीमारी के लक्षण क्या है और उनका उपचार किस तरह से किया जा सकता है। तो आज हम खास तौर से जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा आज का विषय रहने वाला है बच्चों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, आपको बता दें कि आज का हमारा जो विषय है वो है बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकार, कारण, लक्षण और उपचार। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि जिस तरीके की ज़िंदगी आज के समय में हम लोग जी रहे हैं, जितना उसका बुरा असर हम पर पड़ता है, ठीक उसी तरह बच्चों पर भी आज के जीवन का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और वो बुरा प्रभाव उनके मानसिक और शारीरिक विकास में झलकता है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है या कहें अगर किसी तरह का माहौल आपके घर में है, अगर आपके घर में आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, तो बच्चे पर भी उसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। बच्चा डरा सहमा रह सकता है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा डांट रहे हैं या ज़्यादा आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो बच्चा लोगों के बीच जाने में भी घबराएगा, स्कूल जाने में भी हिचकिचा सकता है, क्योंकि बच्चे के दिल और दिमाग में एक तरह का डर जो है वो बैठ जाता है और वो डर पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही है। तो हम आज जिस बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में, या बच्चों में कौन कौन से मानसिक और शारीरिक विकार हो सकते हैं, उनके कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है। तो अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर उठता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800113060, 1800113061। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं हमें अपने सवाल, तो हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो दिखाई देता रहेगा। तो आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं डॉक्टर मोनिका जुनेजा जी से। आप विभागाध्यक्ष हैं बाल चिकित्सा विभाग, लोकनायक अस्पताल, दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और वहीं हमारे दूसरी ओर मौजूद हैं डॉक्टर गगन हंस जी। आप अतिरिक्त प्रोफेसर हैं मनोरोग विभाग, एम्स अस्पताल, दिल्ली के अंदर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम में। तो आपको हमने बताया, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में किसी तरीके का मानसिक या शारीरिक विकार आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने सवाल हमसे सीधे पूछ सकते हैं। बस आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो, जिससे कि आपका सवाल हमें साफ तौर पर सुनाई दे पाए और उसका समाधान आपको मिल पाए। तो बातचीत की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपका बच्चा लगातार 2 या 2 से अधिक हफ्तों तक उदास रहता है, चिंतित और चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर आक्रामक व्यवहार करने लगता है, तो यह मानसिक विकार का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यदि बच्चा स्थिरता से बैठने में या ध्यान केंद्रित करने में समस्या महसूस करता है या दूसरों से बातचीत में दिक्कत होती है, तो यह भी मानसिक विकार के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में इन समस्याओं के साथ साथ और भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि दूसरों से दूर रहना, खुद को चोट पहुंचाने की बात करना, खान पान की आदतें बदलना, वजन घटना या नींद में कमी आना, तो यह और भी गंभीर मानसिक विकार का संकेत हो सकता है। साथ ही बच्चा सिर या पेट दर्द की शिकायत भी कर सकता है और स्कूल में उसका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। बच्चों में मानसिक विकारों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि बचपन में विकास के दौरान बदलाव होते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा इन संकेतों को दिखा रहा है तो यह महत्वपूर्ण है कि उसे ध्यान से समझा जाए और सही उपचार लिया जाए। विकास की प्रक्रिया में कुछ बच्चों को ऑटिज्म जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऑटिज्म एक प्रकार की विकास संबंधी गड़बड़ी है जिसमें बच्चों को बातचीत, पढ़ने लिखने और सामाजिक मेलजोल में समस्याएं होती हैं। ऑटिज्म के लक्षणों में असामान्य रुचियां, असामान्य व्यवहार, हकलाना, बोलते समय अटकना और दूसरों से आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचना शामिल हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे में ऐसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से परामर्श लें और सही उपचार पर ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समय पर इलाज बेहद जरूरी है। तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकारों के बारे में, उनके कारण, लक्षण और उपचार। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपने सवाल आप हम तक भेज सकते हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जुनेजा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर मोनिका, कि जब हम बात करते हैं बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकार के बारे में, तो यहाँ ये जो एक जर्नी कह सकते हैं कि वो शुरू हो जाती है जब एक महिला गर्भवती होती है। गर्भ के दौरान उनको कई तरह के जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं जिससे कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो गर्भ में हो सके। तो क्या जब कोई विकार हमें बच्चे के अंदर दिखता है तो क्या वो उन दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव माना जा सकता है? यहीं से क्यों ना हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आमतौर पे जो माँ को दवाइयाँ दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे का पेट में जो विकास है वो बेहतर हो। बट कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि माँ को मान लो दौरे हैं, उसके लिए उनको दवाई चल रही है दौरे कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसी दवाइयों में से कुछ ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जो बच्चे की मस्तिष्क या जो बनावट है उसको असर कर सकती हैं। इसके अलावा दवाइयों के अलावा शुरू के स्पेशली पहले 3 महीने में अगर माँ को कोई बीमारी हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे कि बच्चे का जब शरीर बन रहा होता है उस टाइम पे माँ को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो ज़्यादा असर कर सकती हैं, ना कि जो हम माँ को दवाइयाँ देते हैं जैसे उनके लिए आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है। इनफैक्ट फॉलिक एसिड तो ऐसा दवाई है जो कि बहुत सारे मानसिक और शारीरिक विकार, कुछ शारीरिक विकार रोकने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी ये है कि माँ जब बच्चा पेट में आए उससे पहले ही अगर शुरू कर लेंगे तो उसका असर बहुत अच्छा होता है कि बच्चे में शारीरिक विकार एक तरह का जिसको हम मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी की बन रहा होता है उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो माँ को आम तौर पे दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो बच्चे और माँ दोनों के बेहतरी के लिए होती हैं। बट हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए माँ को दवाई देनी ज़रूरी है, और अगर वो दवाई चल रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि ऐसी अगर दवाई चल रही है जिससे कि बच्चे की बनावट में गड़बड़ हो तो डॉक्टर ही तैयारी करके प्लान करके उनको दवाई बदल के बताएगा जिससे कि माँ की जान को भी खतरा ना हो और बच्चे की बनावट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल। और क्योंकि डॉक्टर गगन जी, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे बच्चों के मानसिक विकार के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे मानसिक विकार हैं जो बच्चों में हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। अब देखिए, कई सारे मानसिक विकार हैं जो कि बच्चों में जन्म के समय से भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे मानसिक विकार हैं जो कुछ पहले सालों में अपने आप को मतलब दर्शित करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चा सही समय पे जो काम करना चाहिए, जैसे कि एक टाइम होता है जिस समय पे बच्चा बोलना शुरू करता है, एक समय होता है जिस समय पे बच्चा चलना शुरू करता है, एक समय होता है जिस समय पे बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी किसी प्रकार का विलंब हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे बच्चों के मुकाबले वो सब चीज़ें अपने समय पे नहीं कर पा रहा है, तो ये कुछ शुरू के लक्षण हो सकते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है उसके साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ता है, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, स्कूल में पढ़ाई को लेके कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो हर एक समय पे
कुछ नियमित लक्षण होते हैं जो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि इस बच्चे को किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो सकती है, तो ज़रूरी होता है इन लक्षणों को पहचानना, समय पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, ताकि जितनी जल्दी हो सके इन सब का जो निदान है वो किया जा सके। ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं जैसे कि जो बचपन से बच्चों में हो सकती हैं, जैसे कि अगर मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, या फिर ADHD या ऑटिज़म जैसे हम उसकी बात कर रहे थे, इसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जैसे कि बच्चों में डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, बच्चों में और भी कई सीरियस टाइप की मानसिक समस्याएं जैसे एंग्जाइटी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में इन सब बीमारियों के लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये शुरू से हो सकती हैं, इनको सही समय पे पहचानना और इनका निदान करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में किसी तरीके के मानसिक या शारीरिक विकास में जो है आपका बच्चा पीछे है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या कोई ऐसे लक्षण जो आपको दिख रहे हैं, जो बच्चे के अंदर कुछ आपको लग रहा है कि वो बच्चा कुछ अलग तरह से जो है वो अपना बर्ताव दिखा रहा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल सीधे हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारे पहले कॉलर रणस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल लें। हेलो रणस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बाराबंकी से हमें फ़ोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान जो हम लोग जो है पोषक तत्व महिलाओं को खिलाते हैं, उनमें लौह तत्व होता है, कैल्शियम होती है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो ऐसी दशा में जो है बच्चे को संपूर्ण विकास के लिए उसका शारीरिक मानसिक जो है ठीक हो। इसके अलावा बच्चा जब पैदा हो जाता है तो हमें क्या क्या चीज ध्यान देने चाहिए जिससे उसकी मानसिकता जो है एकदम सही रहे? जी डॉक्टर मोनिका, क्या बताएंगे? आपने ये बहुत अच्छा बात बोली कि माँ को हम जो लौह कैल्शियम वगैरह देते हैं वो सब बच्चे की बेहतरी के लिए ही दिया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ या बनावट जैसे बच्चा बढ़ना चाहिए वो सही हो। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि माँ का टाइम से जांच कराई जाए, टाइम टू टाइम चेक करा जाए। उसमें माँ का अल्ट्रासाउंड भी करा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, यूरिन के भी टेस्ट होता है। तो अगर माँ को कोई परेशानी या तो पहले से ही है, मान लीजिए माँ को दिल की तकलीफ़ पहले से ही है, या उनको कोई अभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, या डायबिटीज़ होती है, स्पेशली जब बच्चा पेट में होता है। किसी गर्भवती महिला को पेट के में जब बच्चा होता है तभी एक तरीके की डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सारी जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, उनका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है, माँ को खून की कमी हो गई है, ये सारी चीज़ें बच्चे की बनावट या ग्रोथ को असर करती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि माँ का टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराया जाए, जो वो इलाज बताएं उस पर फोकस किया जाए। और अगर माँ को कोई परेशानी दिख रही है और अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जा रहा है और उसमें पता चल रहा है कि बच्चा हाई रिस्क का है, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब पैदा हो उससे पहले ही एक अच्छे अस्पताल में माँ को ले जाया जाए, ताकि बच्चे का जो पैदाइश का टाइम है वो बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा जल्दी पैदा हो जाए और उस टाइम भाग दौड़ हो जाए कि बच्चे को फटाफट बड़े अस्पताल में ले जाना है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि अच्छे अस्पताल में, अगर माँ को कोई पहले से ही रिस्क दिख रहा है तो अच्छे अस्पताल में माँ और बच्चे को पहले ही ले जाया जा सके, ताकि बच्चा सही तरीके से जितनी संभवत उसकी मदद की जा सके वो की जा सके, और बच्चे को जो ज़रूरत सहायता चाहिए पैदाइश के टाइम पे वो हम दे सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर गगन, आप इसके अंदर कुछ जानकारी अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे कुछ और? जी, इन्होंने जैसे कि पूछा कि और जन्म के बाद क्या चीज़ की जा सकती है जिससे कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में पूरी तरह से जो है विकास जो है वो बिल्कुल सही तरह से हो। तो बच्चे के लिए जैसे माँ का दूध बहुत जो है वो ज़रूरी होता है। तो पहले 6 महीने में बच्चे के लिए माँ का दूध जो है उस पर पूरा फोकस रखना चाहिए। माँ की जो डाइट है उस समय पे वो बिल्कुल अच्छे से रखनी चाहिए। और शुरू में अगर बच्चे में किसी तरह के लक्षण देखे जाते हैं तो शुरू में ही उसको इस टाइम पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई परेशानी हो रही है। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे के पैदा होने का समय होता है उस समय में शरीर में कुछ हार्मोन्स का बदलाव ऐसा आता है कि माँ उस समय
जो होती है वो बहुत एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां पे डिप्रेशन होने के लक्षण जो हैं वो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। ये पहले महीने में बच्चे के जन्म के बाद माँ की मानसिक स्थिति जो होती है वो कुछ डिप्रेशन के लक्षण उसमें हो सकते हैं। तो अगर तो ये नॉर्मल हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बड़ा बदलाव माँ के व्यवहार में नहीं लग रहा है तो फिर तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर माँ के व्यवहार में कुछ बदलाव लग रहा है, जिसमें कि बच्चे को लेके भी कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, तो ये पहले महीने में जो है इसका जो है एक प्रॉपरली डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, ताकि समय पे माँ और बच्चा दोनों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही रहे। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल उठ रहा है या अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने बच्चे के मानसिक या शारीरिक विकास से संबंधित, या अगर आपको कोई ऐसा विकार नज़र आ रहा है अपने बच्चे में जो आपको लग रहा है कि उसके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा जो है वो अड़चन जो है वो डाल रहा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर्स और हमारा ईमेल आईडी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकार, उनके लक्षण और उपचार के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बस जिस दौरान आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर गगन जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे अगले कॉलर अखिलेश कुमार जी सीतामढ़ी से हमारे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो हेलो जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें बिहार से फोन किया है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो है 3 से 4 अल्ट्रासाउंड लेडी डॉक्टर करवाती हैं, उसके वजह से भी किसी प्रकार का माने बच्चा पर दुष्प्रभाव पड़ता है क्या? अल्ट्रासाउंड से एको हो जाएगा तो काम चल सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर मोनिका इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मिथ भी कई बार जो है वो लोग मानते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड की वजह से भी क्या बच्चे के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि ये इसमें किसी तरीके की कोई रेज जो है वो जा रही हैं, कोई किरणें जा रही हैं, क्या उसकी वजह से भी क्या बच्चों में मानसिक या शारीरिक विकास में कमी देखने को मिल सकती है? अखिलेश जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे माँ बाप को ये डाउट होता है, बट बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे को या माँ को कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम बच्चे का जब पेट में माँ के होता है तब अल्ट्रासाउंड करके जांच की जानी चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ या बढ़ोतरी ठीक हो रही है, उसके शरीर के अंग ठीक से बने हुए हैं। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पकड़ लेते हैं, तो उसका टाइमली इलाज भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर माँ के लिए अल्ट्रासाउंड बता रहे हैं डॉक्टर्स तो वो उसको कराया जाए। जी बिल्कुल। और अब यहाँ पे डॉक्टर गगन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा आप बच्चों के मानसिक विकास पर भी जो है वो आप काम करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑटिज़म के बारे में, तो आजकल हम देख रहे हैं विदेशों में हो या हमारे देश में हो, ऑटिज़म बच्चों में एक बहुत बढ़ती हुई समस्या देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बच्चों में ऑटिज़म क्यों होता है, और ये कौन सी उम्र में जो है वो बताया जा सकता है कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है? देखिए, ऑटिज़म जो है एक कॉमन बीमारी है, और इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लेके बहुत सारे स्पेसिफिक कारण तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर लेट शादी होती है किसी की, या फिर बच्चे माँ की उम्र या पिता की उम्र ज़्यादा होती है बच्चे के जन्म के समय, और बहुत सारे और भी कारण हैं जिसकी वजह से इसका प्रेवलेंस जो है बढ़ता जा रहा है। ये ज़्यादातर जो इसका मतलब माता पिता को इसके लक्षणों के बारे में 2 साल
की उम्र तक पता चलता है, पर कई सारी ऐसी भी लक्षण होते हैं जो उससे पहले भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि बच्चे की कम्युनिकेशन जो दूसरों के साथ है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, और लैंग्वेज में जो जैसे प्रॉपर्ली डेवलप होनी चाहिए वैसे डेवलप नहीं होती है। जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। राजपाल जी, आपका स्वागत है। आपने हमें अलवर राजस्थान से फ़ोन किया है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम जी, मेरे जैसे बच्चे का क्या है, पढ़ाई में मन कम है और खेल कूदने में ज्यादा है। कितने साल का है आपका बच्चा? जी मैडम, 10-11 साल का है। 10-11 साल का है, हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर गगन कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, 10 से 11 साल की जो उम्र होती है वो बच्चों में खेलने की उम्र होती है, और साथ में मतलब अगर उसमें पढ़ाई में मन कम लग रहा है तो इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं बच्चे तो उनका पढ़ाई में, बच्चों को एक ओवरऑल बैलेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें उनका शारीरिक विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर उनको पढ़ाई में भी डेवलपमेंट करनी है। कई पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं या फिर इस चीज़ पे पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में बिताएं, लेकिन उससे बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो इतनी अच्छे से नहीं हो सकती है। और पढ़ाई में मन ना लगना, इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप बच्चे को बिठा के, सबसे ज़रूरी का इसमें चीज़ ये रहती है कि आप जो बच्चे को टीचर्स जो डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करते हैं क्लास में या स्कूल में, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि परेशानी कहाँ आ रही है। क्या बच्चे को किसी चीज़ को समझने में परेशानी हो रही है? क्या बच्चे को किसी चीज़ में व्यक्त करने में परेशानी हो रही है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और जैसे जैसे कि आप जैसे टीचर्स का फीडबैक लेंगे, वो बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स में काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी हो सकती है, या कई बच्चों को लिखने में परेशानी हो सकती है, कई बच्चों को याद करके फिर बोलने में परेशानी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण या ऐसी कोई बात जो कि आपको टीचर्स के फीडबैक से पता चलती है, तो फिर इसके बारे में आप आगे जांच करा सकते हैं, जिसमें कि ये चीज़ बताई जा सकती है या पता की जा सकती है कि कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें इन सब एरियाज़ में बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पर जहाँ तक एक नॉर्मल बच्चे की बात है तो उनके लिए खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है जितनी की पढ़ाई। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगी, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकार के बारे में, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, उनके उपचार क्या हो सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप हमें सीधे जो है वो फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, अवल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने हमें शामली उत्तर प्रदेश से फोन किया, अपना सवाल पूछिए। जी धन्यवाद। जी हेलो, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें पहले, फिर आप अपना सवाल जल्दी से पूछिए। हेलो, आवाज कम करो, आवाज। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनके शरीर पर, मस्तिष्क पर, जी 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 जी, उनके शरीर पर और उनके मस्तिष्क पर माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि उनका जो कोमल शरीर है, उसके अंदर जो मस्तिष्क है जी, उसको हम एक्यूप्रेशर से और फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं? ठीक है। डॉक्टर मोनिका क्या बताना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना मुझे उनका प्रश्न ये समझ में आया कि जो घर में अगर किसी तरीके का कोई माहौल है, या फिर मतलब अगर बच्चे का मस्तिष्क जो है वो ठीक से जो है वो काम नहीं कर रहा है या विकास उसका नहीं हो पा रहा है, तो क्या एक्यूप्रेशर या फिजियोथेरेपी से उसे ठीक किया जा सकता है? कि आपका सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें समझना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसका शरीर और मानसिक बनावट बड़ी कोमल है, बट वो इस चीज़ के लिए रेडी है कि वो हर चीज़ सीख पाए। तो फिजियोथेरेपी सिखाने के लिए काम नहीं करेगी। वो मेनली फिजियोथेरेपी हाथ और पैर के काम करने पे काम करते हैं। अगर बच्चे का मानसिक विकास करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम बातचीत के थ्रू, खेल के थ्रू,
बच्चे के साथ इंटरेक्ट करके, मतलब जितना हम बच्चे के साथ खेलेंगे, उससे बात करेंगे, उसको और नई नई चीज़ें बताएंगे, उससे प्यार से बर्ताव करेंगे, बच्चा का मानसिक विकास इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसमें घर का माहौल कैसा है ये बहुत मैटर करता है। जहाँ तक सवाल है फिजियोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी तब इम्पॉर्टेंट है जब बच्चे को मान लो चलने फिरने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैर में ऐंठन है, वो हाथ पैर पे वजन नहीं ले पा रहा, बच्चा बैठ नहीं पा रहा, गर्दन नहीं संभाल पा रहा, या चल नहीं पा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है। ऐसे जब विकार होते हैं तब फिजियोथेरेपी की मदद ली जाती है और जिसके मदद से बच्चे का सुधार किया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आप कितनी भी फिजियोथेरेपी कर लें सुधार हो सकता है, पर बच्चा पूर्णतया नॉर्मल नहीं होएगा। तो हमें सुधार के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, खासकर शुरू के 3-4 साल जब बच्चे का दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप जितना सिखाएंगे, इनफैक्ट आप फिजियोथेरेपी भी जो कर रहे हैं वो तभी काम करेगी जब बच्चा खुद से वो एक्टिविटी करता है। तो खेल के द्वारा, टॉयज़ के द्वारा जब आप बच्चे से कोई काम करवाते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, तभी बच्चा सीखेगा। आप लोग अगर खुद जिम पे जाते हैं तो अगर कोई जिम ट्रेनर आपका, या आप बैठे हुए हैं और कोई आपका हाथ पैर हिलाता रहे, तो आपके जो मांसपेशियां हैं वो नहीं बनेंगी जब तक आप खुद काम नहीं करते। ऐसे ही सिर्फ फिजियोथेरेपी तभी काम करेगी जब बच्चा खुद उसमें एक्टिवली करता है, और वो खेल के द्वारा ही की जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर गगन, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट की, तो जो हमारे बच्चे 0 से लेके 3 इयर्स तक के होते हैं, तो उनमें कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं जो कि जैसे बच्चा जो है अब गर्दन संभालना शुरू करता है 3 महीने की उम्र पे, हल्का हल्का बोलना शुरू करता है लगभग 9 महीने से 1 साल की उम्र में, देन थोड़े थोड़े स्टेप्स लेता है 1 साल की उम्र में। तो ये जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है ये आपस में इंटीग्रेटेड होता है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है तो उसमें हम मानसिक विकास को छोड़ सकते हैं, या मानसिक विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास को छोड़ सकते हैं। तो ये सब आपस में एक मिला जुला एक कॉम्बिनेशन, एक इंटीग्रेशन होता है, जिससे कि एक बॉडी के अंदर एक शरीर, जैसे एक मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, उसकी हम परफेक्ट जो हार्मनी है उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इन डिफरेंट माइलस्टोन्स के ज़रिए। और अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो यूजुअली वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर समय वो किसी तरह की कोई परेशानी बताए। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ थोड़ा देर से बोलना जो है शुरू करते हैं, लेकिन बाद में जो है उनकी जो पिकअप है वो बिल्कुल बाकी बच्चों के बराबर हो जाती है, या फिर मतलब कुछ माइनर सा डिले हो सकता है। लेकिन अगर कोई और लक्षण, जैसे कि शरीर में बिल्कुल ही, जैसे कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, या बच्चा जो है 2 से 2.5 साल का हो पा रहा है लेकिन एक सिंपल से वर्ड भी मतलब उसको बोलने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं फिर इनके बारे में जो आपको बिल्कुल समय पे इन पे ध्यान देना चाहिए और समय पे जो है डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए ताकि इनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सूरज जी पंजाब से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 सूरज जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? आपने पंजाब से हमें फ़ोन किया है। हाँ जी मैडम, मेरी गुड़िया है, मेरी 10 साल की जी थोड़ी थोड़ा सा आप समझते हैं बैकवर्ड, थोड़ी उसको समझ नहीं आता उसको। हमें आपका प्रश्न नहीं समझ आ पा रहा, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं साफ आवाज में। मैडम मेरी गुड़िया 10 साल की है, उसको इतनी एक्टिव नहीं है, वो उसको समझ नहीं, कुछ थोड़ा काम समझ आता है, एक्टिव नहीं। ठीक है जी। डॉक्टर गगन कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये बता रहे हैं कि इनकी बेटी जो 10 साल की है एक्टिव नहीं है, वो इतनी समझ नहीं पा रही है, या फिर उसको समझने में कई परेशानी आ रही है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो समझने में परेशानी आ रही है उसका स्तर क्या है। मतलब कि अगर जो समझने में परेशानी आ रही है उसके लिए आप किसी साइकेट्री विभाग से या फिर पीडियाट्रिक्स विभाग में किसी अस्पताल में जा सकते हैं जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध हों, तो वो उसका एक IQ असेसमेंट कर सकते हैं। वो IQ असेसमेंट से जो उस टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट से वो आपको इस चीज़ के बारे में बेहतर बता पाएंगे कि बच्चे का मानसिक विकास जो है वो किस स्तर तक हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ों में अभी बदलाव किया जा सकता है,
क्या क्या चीज़ें हैं जो समझाना बच्चे को थोड़ा मुश्किल होगा, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं या कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चे को ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस चीज़ से जब वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का, या फिर वो आपको एक चीज़ से इसको समझा सकते हैं कि हम बच्चे के ऊपर किस तरह से फोकस करें या किस तरह से जो इसकी डेवलपमेंट के कौन से एरियाज़ हैं उन पर फोकस करें ताकि बच्चे की डेवलपमेंट है जो थोड़ी ऑप्टिमल हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी समझने की है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर जैसे कि मानसिक विकास में कोई परेशानी होती है तो कई सारे माता पिताओं को ऐसी उम्मीद होती है कि कोई ऐसी दवा होगी या ऐसा कोई इलाज होगा जिससे वो बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पे आ जाए। पर ये जो है ये सब चीज़ों के बारे में हम बेहतर तभी बता सकते हैं जब बच्चे का एक बार आईक्यू असेसमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है अपने बच्चे के मानसिक या फिर शारीरिक विकास से संबंधित तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com इसके ज़रिए भी अपने सवाल हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में। या अगर किसी तरीके के विकार आपके बच्चे में आपको दिख रहे हैं तो उसके क्या लक्षण हैं, उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक सीधे पहुँचा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर कन्हैया जी छत्तीसगढ़ से मौजूद है फ़ोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लें। हेलो, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए या फिर हमारे ईमेल आईडी के जरिए आप सीधे पहुंचा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर कन्हैया जी छत्तीसगढ़ से मौजूद है फ़ोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लें। हेलो जी मैडम जी नमस्ते। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मैडम जी नमस्ते। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल था मैडम, रात को ना मेरे लड़की सोती है तो वो दांत को ना चबाती रहती, कटर कटर करती रहती है, ठीक है, और खाती है लेकिन बॉडी में लगता नहीं है, बॉडी एकदम पतली दुबली सी है। ठीक है, तो कितने साल की है आपकी बच्ची, क्या उम्र है? 10 साल की। 10 साल की है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर मोनिका क्या बताना चाहेंगे? तो ये जो रात में बच्चा नींद में दांत किट 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 करता है, इसको हम ब्रक्सिज्म वाली प्रॉब्लम का नाम देते हैं। ये एक आमतौर पे समझा जाता है कि ये कीड़े हैं पेट में और बच्चा इसीलिए ये दांत किटकिटा रहा है, और शायद आपने इसीलिए बोला कि वो बहुत कमज़ोर भी है, उसका शरीर पनप नहीं रहा है। तो पहली चीज़ तो समझने की यही है कि ये कीड़ों से रिलेटेड बीमारी नहीं है। आप कीड़ों की दवाई दे भी देंगे जो कि बहुत आसान है देना, फिर भी बच्चे में इस चीज़ में सुधार आना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप ये एक तरीके का पैरासोमनिया जो हम टर्म बोलते हैं उसके जैसा है। इसमें आपको कीड़े की दवाई या कोई और दवाई से कुछ खास नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि जिनके दांत बार बार ऐसे किचकिचाते रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम आगे आ सकती है कि उनके दांतों की बनावट ख़राब हो जाए या आगे चल के उनके दांत घिसने शुरू हो जाएं। तो जो मेन प्रॉब्लम, इसका इलाज अगर ऐसा लगता है कि इतनी सिवियर होती है तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो कुछ खास तरीके की बच्चे के मुंह में दांतों को बचाने के लिए कुछ बना के देते हैं जिससे कि वो किटकिट अगर चल भी रही है तो बच्चे को दांतों को नुकसान ना हो। बाकी और नींद में बच्चे को आप कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते ये, और कीड़ों की वजह से ये बीमारी नहीं है।
जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर मोनिका, अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर गगन से जो है हम बात कर रहे थे ऑटिज़म के बारे में, और हमारे कई दर्शक जो है वो ऑटिज़म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी जो है वो ज़रूर रखते होंगे। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑटिज़म की जब हम बात करते हैं कि इसके उपचार क्या है, तो कई माँ बाप जो हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो थोड़े निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि ऑटिज़म का कोई उपचार नहीं है। ऑटिज़म समय के साथ जो है बच्चा धीरे धीरे डेवलप करेगा तो वो ठीक हो सकता है। उसके जो उसका सोशल सर्कल है जिसमें वो जाने से घबराता है, वो समय के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो क्या इसका कोई प्रॉपर इलाज है ऑटिज़म का आज के समय में या नहीं है, या फिर इसको समय पे छोड़ दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्रेन में जो कनेक्शन है ना, जो मस्तिष्क में कनेक्शन बन रहे होते हैं वो ठीक से बने नहीं होते हैं। और अगर आप उनकी शुरू से ही ट्रेनिंग करेंगे, खासकर शुरू के 2-3 साल, और इनमें बहुत ज़्यादा सुधार आने का उम्मीद होती है। तो अगर बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोसिस दिया गया है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों में अगर आप ठीक से इलाज करें तो इलाज का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को कोई दवाई दे देंगे, कोई गोली दे देंगे और बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा या उसको तरीके से बिहेव करना शुरू आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसे आप नॉर्मल बच्चे को भी सिखाते हैं कि आपको दूसरों के घर में कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, अपने घर में कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बातचीत करनी है। तो ऑटिज़म वाले बच्चों को भी आपको थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये सारी टीम बच्चे को देख के आपको बताएगी कि बच्चे को जो ट्रेन करना है, इस आपके बच्चे को ट्रेन करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। और आप वो जब बच्चे को ट्रेनिंग करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, प्ले बेस्ड थेरेपी बोलते हैं, उसी को जब आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो जैसे आप और बच्चों को सिखाते हैं, ये बच्चा भी आपका धीरे धीरे सीखेगा। और कई बच्चों में ऑटिज़म में इतना अच्छा सुधार आता है कि आपको कुछ सालों बाद पता भी नहीं चलेगा कि इस बच्चे को कभी ऑटिज़म था, ये कभी बोलता नहीं था, ये सबसे अलग थलग रहता था। पर ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी पकड़ा जाए। शुरू के 2-3 साल, स्पेशली 5 साल तक बहुत अच्छा सुधार होता है, और जल्दी इलाज शुरू किया जाए। घर पे बैठा के ये सोचना कि बच्चा अपने आप सीख जाएगा, वो बच्चे का गोल्डन पीरियड जो हम बोलते हैं वो वेस्ट कर देता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर गगन, ऑटिज़म के लक्षण के बारे में आपसे मैं यहाँ पर ज़रूर बातचीत करना चाहूँगी। पहले हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप कुमार जी उत्तर प्रदेश से। पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपने हमने फ़ोन किया है, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो सर। सवाल पूछिए हमारा अपना। बच्चा सर है 7 साल का। ठीक है। तो सर उसके जाड़े के महीने में सर सूखा टाइप के काला पड़ जाता है सर। जाड़े के महीने में क्या होता है सर? कालापन पड़ जाता है शरीर पर। शरीर पे? जी। शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है उसका, त्वचा जो है? जी। ठीक है। और कितने समय काला से हो जाता है? वो गर्मी के महीने में सफेद रहता है वैसा। ठीक है। कितने समय से ये समस्या है उसे? सर हो गए हैं कम से कम 2 साल से, लगभग 2-3 साल से है ये समस्या? जी सर। 7 साल का। 7 साल का आपका बच्चा है। ठीक है। डॉक्टर गगन, कुछ बताना चाहेंगे क्या ये क्या किसी तरीके की कोई बीमारी है? देखिए, जिस तरह का लक्षण ये बता रहे हैं कि शरीर की त्वचा का रंग बदल जाना या उसका काला पड़ जाना, ये एक किसी सीरियस बीमारी का संकेत हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी आप प्रॉपर जगह पे जाके जो है इसका पूरा जांच करवाइए किसी बड़े अस्पताल में, ताकि अगर कोई जैसे कि बीमारी है, जैसे हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जैसे जो आर्टरीज जिनको हम कहते हैं या वेन्स कहते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड भी कुछ बीमारी हो सकती है जिसमें त्वचा में ऐसे बदलाव आ सकते हैं। तो इनको यही सलाह रहेगी कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए और इस बच्चे का जो है समय रहते पूरी तरह से इसकी जांच करवाइए, ताकि इसका कारण जो है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए। जी बिल्कुल। और यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऑटिज़म के लक्षण जो है, शुरुआती लक्षण जो हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, शुरुआत के लक्षण जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब जो ऑटिज़म के सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो यही रहते हैं कि बच्चा जो है
दूसरे की बात जो है ना समझ पाता है, ना उनको अपना पहलू समझा पाता है। तो कम्युनिकेशन में जो गैप रहता है, जो डिफरेंस रहता है, जैसे कि दो बच्चे काफ़ी सारी बातें जो होते हैं, कुछ वर्बल क्यूज़ के वर्बली एक दूसरे को समझाते हैं, कुछ नॉन वर्बली एक दूसरे को समझाते हैं। तो इन बच्चों में सबसे मुख्य जो परेशानी होती है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कि उनको आपस में कम्युनिकेट करना, दूसरों की बात को समझ पाना और अपनी बात दूसरों को समझा पाना, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और दूसरी चीज़ होती है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट, जैसे कि इनमें जो भाषा है वो पूरी तरह से समय पे रहते नहीं बन पाती है। और कई सारे बच्चे जो होते हैं जिसमें इसके साथ साथ जो मानसिक जिस तरह की कमज़ोरी होती है, जिसको कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट होती है। तो लंबे समय पे बच्चे में कितना सुधार आएगा, वो आगे जाके जीवन में कितना ज़्यादा मतलब अपने गोल्स को पूरा कर पाएगा, या समय रहते उसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे, वो अपनी जो स्कूल की जैसे पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी सारे परेशानियाँ उनको कैसे डील करेगा, ये दो बातों पे निर्भर करता है। जिसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चे की जो मानसिक विकास है वो कितना है। एक तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कम है, और दूसरी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, अगर ये दो चीज़ें बेहतर हैं तो बच्चे में सुधार आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये चीज़ें थोड़ी कम हैं तो सुधार जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश की जा सकती है। डॉक्टर मोनिका, जैसे आजकल का हमारा एक लाइफस्टाइल है, जो माँ बाप हैं वो ज़्यादातर देखा जाता है, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली से अलग रहते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, या फिर अगर कोई एक वर्किंग है तो शिफ्ट्स में काम करते हैं। तो उस दौरान ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे को संभालने के लिए मोबाइल हाथ में जो है वो दे दिया जाता है, टीवी चला दिया जाता है। क्या उस वजह से भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में एक रुकावट आ सकती है? क्या उस वजह से भी बच्चे को ऑटिज्म जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि ऑटिज्म जो बीमारी है वो प्राइमरीली हम बोलते हैं जेनेटिक बेसिस पे होती है। और जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि माँ को या बाप को, दोनों या किसी को भी ऑटिज्म के लक्षण होने ज़रूरी ही हैं। ये माँ बाप की साइड से कहीं से भी बहुत सारे जीन जब इकट्ठे होके आते हैं तब जाके ऑटिज्म के लक्षण बच्चे में दिखने शुरू होते हैं। तो अगर आप सिर्फ टीवी दिखा रहे हैं, आप दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका भी बहुत ज़्यादा है, सबको ऑटिज्म नहीं होता है। बट जो बच्चे जिनको ऑटिज्म के लिए पहले से ही जीन्स हैं, उनके शरीर की बनावट में प्रॉब्लम पहले से ही जेनेटिकली है, ऐसे बच्चों में अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत रखेंगे या उनको मोबाइल दे के रखेंगे तो उनके ऑटिज्म के लक्षण ज़्यादा प्रखर होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोशल इंटरेक्शन होती नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनको आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा करेंगे तो उनकी भी डेवलपमेंट थोड़ी अफेक्ट होती है, क्योंकि उनको उसी में सारा फोकस रहता है और सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, किससे क्या बात करनी है, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। पर जैसे ही आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे, उनको आप अपने साथ खेलना कूदना, अपने साथ नॉर्मल बातचीत करेंगे, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अनटिल अनलेस उनको साथ में ऑटिज्म के खुद के लक्षण हो, तो तब बाकी लक्षणों को आपको स्पेसिफिकली ट्रीट करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारी अगली कॉलर निर्मला जी बालाघाट मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी मैडम। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बालाघाट मध्य प्रदेश से हमें फोन किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, मेरा बेटा मानसिक विकास में हो रहा है मैडम। ठीक है, कितना बच्चा बड़ा है आपका? जी 9 साल रनिंग में मैडम। 9 साल का बच्चा है। किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे में? जी मैडम, हमने उसको चेकअप पूरा कराया, उसमें कोई पोलियो का कोई शिकायत नहीं है, खाली मानसिक विकास की जो ग्रोथ है वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या वो ठीक से बातचीत कर पाता है बच्चा आपका? नो मैडम, कुछ नहीं समझता, लेट बात कुछ नहीं बताता, खाना पीना कुछ नहीं मांगता। ठीक है, डॉक्टर गगन क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह के लक्षण ये बता रहे हैं कि बच्चा जो है अभी तक खाना पीना भी नहीं मांग पाता है, या फिर जो नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चे को आती है, तो इसमें मोस्ट लाइकली जो है अगर आप टेस्ट कराएंगे बच्चे का तो इसमें लगता है कि जैसे कि IQ की जो इम्पेयरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि कुछ अगर IQ की इम्पेयरमेंट काफ़ी कम हो IQ और तो बच्चे में कुछ ऐसे मानसिक लक्षण आते हैं, तो इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जा सकती है। स्पेशल ट्रेनिंग में कुछ ऐसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे खास ट्रेनर्स होते हैं जो कि इन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं।
तो जो जैसे भी आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के कोई बड़े अस्पताल में जैसे आप कांटेक्ट करेंगे, जहाँ से आप IQ असेसमेंट कराएंगे, तो वो आपको ऐसे ट्रेनर्स के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे इन बच्चों के जो है ट्रेनिंग का जो है वो प्रोविज़न दिया जाता है। और IQ के बेसिस पे ही ये भी बताया जा सकता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा कितनी हद तक ट्रेन किया जा सकता है, क्या क्या काम वो अपने से कर पाएगा, किस किस चीज़ में उसको सहायता की ज़रूरत रहेगी और किस किस चीज़ में मतलब कितनी आप ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर मोनिका, अगर मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँ, जब एक बच्चा एक जो शारीरिक जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, मानसिक नहीं हो पा रहा, तो जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा समाज से भी डरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को बाहर निकालना जो है वो बंद कर देते हैं, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अभी क्योंकि हम इस बारे में बातचीत कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ जो है वो सलाह देना चाहेंगी, और सबसे पहले हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि किसी तरीके के विकास में जो है वो कमी आ रही, तो क्या पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या डायरेक्ट किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएं? तो किस तरीके के डॉक्टर के पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए? और ये जो कई हमारे पेरेंट्स होते हैं सुपरस्टिशन एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, जैसे कि घर के बड़ों ने अगर कुछ कह दिया कि गाय को आप ये खिला दो या किसी जानवर को आप वो खिला दो, इस बच्चे पे से ये कर दो, बहुत सारे लोग आज के समय भी इन चीज़ों में मानते हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये आपने जो पूछा ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रेलेवेंट है। खासकर ये जो कॉलर अभी थे जिनका बच्चा 9 साल का था, फिर भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। पहली चीज़ तो आपको समझना है कि बच्चे की सारी जो परेशानियां होती हैं उसका कुछ आइडिया पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ को होता है। मतलब उनकी डेवलपमेंट कितनी होनी चाहिए, किस फील्ड में कितनी होनी चाहिए, वो बाल रोग विशेषज्ञ का मेन एरिया होता है। आमतौर पे उनको अच्छा आइडिया होना चाहिए कि बच्चे को क्या परेशानी है। वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, उस शरीर में कई बार जिनको मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उनके दिमाग के अलावा दिल में, बनावट में और जगहों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे तरीके से बच्चे को देखना एक बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई अच्छा बाल रोग विशेषज्ञ आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, वो पूरा डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है, तो न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हमें बोलते हैं, पर इस टाइम पे हिंदुस्तान में इतने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं कि वो हर बच्चे को देख पाएं, और पीडियाट्रिशियन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये मतलब इतने हैं कि वो आपके बच्चे को ठीक से देख के उसका डायग्नोसिस बना के एटलीस्ट गाइड कर पाएँ कि बच्चे को आगे आपको कहाँ दिखाना है। जहाँ तक रही बात साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की, तो हर कोई कुछ ना कुछ बच्चे की मदद कर सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास ये सहूलियत है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, पूरी टीम है कि नहीं है, तो हर कोई कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। बट मेनली पीडियाट्रिशियन, मैं बोलूँगी कि पीडियाट्रिशियन को सारा बच्चे के सारी बीमारियों का कुछ ना कुछ आइडिया होता है, एटलीस्ट कुछ आइडिया होता है, और उनको दिखाना एटलीस्ट शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हर एक का कुछ कुछ रोल होता है जो उसमें मदद कर सकता है। रही बात आपकी जो आपने सुपरस्टिशन की बात करी थी, तो पहली चीज़ हमारे को माँ बाप को ही, जिनके घरों में बच्चों को ऐसे परेशानी है, उन्हीं को ये उनका दायित्व बनता है, उन्हीं को लीडर रोल लेना पड़ेगा अपने बच्चे को समाज में लेके जाने का। जब वो समाज में लेके जाएंगे, चाहे बच्चे को कितनी भी परेशानी है, आप देखते हैं कि बच्चा हाथ उठा नहीं सकता, उसको बड़ी मुश्किल है, पर फिर भी उसने हाथ उठाना सीख लिया है, या बच्चे को चम्मच पकड़ना नहीं आता था पर उसने बहुत मेहनत करके चम्मच से खुद खाना सीख लिया है, उसके लिए तो ये ऐसा है जैसे कॉलेज की डिग्री हो गई है। हमारे को बच्चे को बढ़ोतरी देनी चाहिए, समाज में उनको लेके जाना चाहिए, समाज को भी उसको ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि हमने पिछले जन्मों का कर्म किया है उसके लिए बच्चों को परेशानी हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां इसलिए होती हैं जिनका कि साइंटिफिक बेसिस होता है, उनके इन्फेक्शन हुई है, ब्रेन में डैमेज हुआ है, ब्लड का रिसाव बंद हुआ है, ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से बच्चे ने बोलना,
चलना, उनकी समझ कम है, तो वो उनकी पिछले जन्मों का कर्मों का फल नहीं है। उनको इस जन्म में कोई ऐसी परेशानी हुई है जो हमें भी हो सकती है। अगर हमारे दिल में, अगर बड़े लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो हम कोई उनको घर पे नहीं बंद कर देते, उनको हम सोसाइटी में लेके जाते हैं। सब समझते हैं कि इनको डायबिटीज़ है, इनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, इनको दवाइयों की ज़रूरत है। ऐसे ही जिन बच्चों को शारीरिक या मानसिक विकार हैं, उनको भी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इन बच्चों की परेशानी है, उसके बावजूद वो मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। सुपरस्टिशन का इसमें कोई रोल नहीं है। किसी को गाय को चारा खिला के या किसी को सांप को दूध पिला के ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप एक गोली खिला के बच्चे को क्लास 1 पास नहीं करा सकते, क्लास 2 की गोली खिला के उसको पास नहीं करा सकते, क्लास 10 की गोली खिला के उसको पास नहीं करा सकते, आपको हर चीज़ सिखानी पड़ती है। ऐसे ही इन बच्चों को भी हमें सिखाना पड़ेगा, पर हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि तरीका क्या है और किस लेवल से शुरू करना है। अगर आपका बच्चा खाना ही नहीं मांग रहा है तो हम उसको ABCD नहीं सिखाना चाहेंगे। हमें सबसे पहले कोई तरीका ये निकालना होगा कि बच्चा ये बता सके कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो हर बच्चे को अलग तरीके से उसकी लेवल के हिसाब से ही ट्रेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ पर हमें दी है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। वो भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास और विकारों के बारे में। अगर आपके बच्चे में इसी तरीके के कोई लक्षण आपको अगर दिखते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और अभी भी हमारे पास कार्यक्रम में थोड़ा बहुत जो है वो समय बचा है। हमारे अगले कॉलर रामराज सिंह जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से मौजूद है, फोन लाइन पर आइए, उनका सवाल है। हेलो हेलो जी नमस्ते मैम। रामराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सर मेरी बच्ची है, 1.5 साल हो गए। ठीक है। उसको लार बहुत गिरता है इसको, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि इसको मुआ है, तो मैंने उसका दवाई भी कराई लेकिन फिर भी नहीं बंद हो रही। ठीक है, 1.5 साल की बच्ची है आपकी? जी मैम। ठीक है, डॉक्टर मोनिका क्या बताना चाहेंगी? क्या ये किसी तरीके की कोई बीमारी है? क्योंकि आमतौर पर जब बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं तब थोड़ी उनकी लार बनती है। ये आपको बताना पड़ेगा कि शुरू से ही लार गिरती है कि अभी गिरनी शुरू हुई है। अगर बच्चे को अभी गिरनी शुरू हुई है तो दांत आ रहे हैं, गला दर्द हो रहा है, गले में इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर शुरू से ही आ रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लार है इसको अंदर ले जाने के लिए हमारे को यहाँ की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इन मांसपेशियों में कोई कमज़ोरी है या उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है तो ऐसी कोई परेशानियाँ होती हैं जिनमें कि लार गिरना एक लक्षण होता है। तो अगर आपका डॉक्टर वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, वो सिंपल छाले होते या दांत निकल रहे होते तो सुधार आ जाता। अगर ये लगातार चले जा रही है तो आपको कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए जो बच्चे का पूरा चेकअप करा पाए। कई बारी स्पीच थेरेपिस्ट भी जो अच्छे से इस एरिया में ट्रेंड होते हैं वो भी देख सकते हैं कि बच्चे की मांसपेशियों में कोई परेशानी तो नहीं है, जिसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा वो देखने के लिए कि वजह क्या है। जब तक वजह नहीं पता चलेगी ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास ईमेल के ज़रिए भी एक सवाल जो है वो आया है, आइए उसको शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है राकेश पाल जी ने सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा 1 वर्ष का है जो खाना बहुत कम खाता है, 1 या 2 ग्रास खाता है एवं दूध भी कम पीता है, एक्टिव कम रहता है, अभी थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है लेकिन डरता बहुत है, पैर ऊपर करने लगता है, डर की वजह से थोड़ा थोड़ा बोलता भी है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। डॉक्टर गगन क्या बताएंगे?
देखिए, जो इसमें जानकारी इन्होंने दी है वो जानकारी थोड़ी सी कम लग रही है इस चीज़ के बारे में। इनको भी हमारी यही सलाह रहेगी कि किसी न किसी अच्छे सेंटर में जाइए, किसी अच्छे अस्पताल में जाइए, जहां जाके इस बच्चे का पूरी तरह से चेकअप हो सके, क्योंकि खाना कम खाना इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें कई बीमारियां भी हो सकती हैं, इसमें कई और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे का जो खान पान जो है वो थोड़ा कम हो। जहाँ तक डर की शिकायत है कि बच्चा पाँव ऊपर उठा लेता है किसी चीज़ से डर के, तो इसके बारे में हमें जानकारी और चाहिए होगी। तो हमारी सलाह आपको यही है, आप किसी अच्छे सेंटर में जाके बच्चे का पूरी तरह से चेकअप कराइए, ताकि जो अगर कुछ परेशानी की बात है तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आए। बिल्कुल। और अब चलते चलते आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी, क्या आप किसी तरीके की कोई सलाह जो है वो उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को या परिवारजन को देना चाहेंगे जिनके बच्चे किसी न किसी शारीरिक या मानसिक विकार से जो है वो जूझ रहे हैं? डॉक्टर जुनेजा, सबसे पहले तो आपसे लेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि हर प्रॉब्लम का एक कुछ ना कुछ हल होता है। जिन बच्चों को शारीरिक या मानसिक विकार है, हमारे को माँ बाप को उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनको सही जगह पे आप लेके जाएंगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा। चाहे उनको बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे देखने से रिलेटेड, चलने से या समझने से। हमारे को सिर्फ एक वो चाबी ढूंढनी है जिसके थ्रू हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गगन, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें कि इंटरनेट, मोबाइल यूसेज, कंप्यूटर यूसेज से लेके और जैसे नशे की बहुत सारी परेशानियां हैं जो आजकल छोटे बच्चों में या फिर और मतलब जो टीनेज में भी बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो घर वालों को जो है वो घर बिल्कुल इस मामले में सतर्क रहना है। जैसे कि आपको अपनी बच्चे की डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करना है। मोबाइल या फिर कोई कंप्यूटर वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इस चीज़ का कि जिसको आप अनसुपरवाइज्ड देख सकते हैं अपने बच्चों को। आपके बच्चे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, पूरे महीने में उनका किससे मिलना जुलना है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कितना खेल कूद कर रहे हैं, अपने आप को कमरे में बंद तो नहीं कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों पे आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। अपने बच्चे के साथ बिल्कुल एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना है, ताकि जो है बच्चे सब बात आपसे डिस्क्लोज़ कर सकें। और कोई ना कोई अगर आपको ऐसा लक्षण दिखता है जिससे आपको लगता है कि कोई परेशानी हो सकती है, तो जल्द से जल्द एक डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि इसका जो है जल्द से जल्द डायग्नोसिस किया जाए और अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आज का जो है लाइव हमारा कार्यक्रम था स्वस्थ किसान, जिसमें आज हमने बात करी बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकारों के बारे में, उनके कारण, लक्षण और उपचार भी हमने जाने। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको बहुत ही ज़रूर पसंद आया होगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना इतना समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं या अगर आप कुछ अपने टॉपिक्स जो है, अपने विषय हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।